हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग पास बहुत कम समय रह गया है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़ाते चलिए। देखिए, आज के हम इस वीडियो में लाए हैं बंगाल। देखिए ध्यान से क्या चीज़ें हैं। कह रहा बंगाल स्कूल के कलाकार, जो बंगाल से स्कूल कौन कौन से कलाकार कैसे कैसे चित्रण किए थे उनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे बंगाल स्कूल के कलाकार में प्रश्न नंबर 1 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न है जो यूथ कंपटीशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से हम छाट कर आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न को यहाँ पे लाए हैं। तो वीडियो को आप इसकी मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था। ये बातें ध्यान दीजिए। प्रश्न को हम पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम इतना ही पढ़कर और हम तुरंत आंसर दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमें प्रश्न पे समय देना है, विकल्प पे ज़्यादा प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न अगर सही से हम पढ़ लेंगे तो विकल्प ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो प्रश्न को सही से पढ़ना है, ये चीज़ आपको फर्स्ट टाइम ध्यान देना है। तो प्रश्न आपसे एक बार देखिए, रिवाइज करते हैं। निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था। आपको बताना है कि नंदलाल बोस जी, असित कुमार हलदार जी, देवी प्रसाद राय चौधरी जी, प्रदोष दास गुप्ता जी। तो इसमें से जो है ये जो है प्रदोष दास गुप्ता जी, ये क्या है, बंगाल स्कूल के कलाकार नहीं थे, अर्थात अवनी बाबू के शिष्य नहीं थे। ये दोनों कह सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रदोष दास गुप्ता अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ। सन 1943 ईस्वी में गठित कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। प्रदोष दास गुप्ता प्रमुख रूप से मूर्तिकार थे, या मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में मुंगेर के बिहार में हुआ था, और ये जो है एन टैगोर के क्या थे, गुरु थे। ठीक, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर इनके क्या थे, गुरु थे। ऐसे समझिए कि नंदलाल जी के गुरु कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है ये बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते थे। एन टैगोर के प्रिय शिष्यों में से एक थे। एन टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। आर्यन देगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर आएगा। असित कुमार हालदार का जन्म 1890 ईस्वी में टैगोर भवन कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु भी अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में ताजहट बांग्लादेश में हुआ था। ठीक, चलिए इस तरह से हमारा एक प्रश्न क्लियर होता। तो आपको अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है, और उसके नीचे जो प्रश्न जो दिया, विकल्प के नीचे जो है कंटेक्ट दिया रहता है, कंटेंट, उसमें आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न तो रिवाइज होता ही रहता है, लेकिन उसके नीचे जो रहता है वो भी कई बार जो है इर्द गिर्द पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र डांडी मार्च ने तैयार किया था, कौन बनाया था। असित कुमार हालदार, ईबी हैवेल, नंदलाल बोस, शारदा चरण वकील। तो आपका आंसर सही हो जाएगा नंद बाबू जी या नंदलाल बोस जी ने तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि गांधी जी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र डांडी मार्च नंदलाल बोस ने बनाया। बनारस का एक दृश्य पोस्टकार्ड और स्याही सरस्वती कागज पर टेम्परा 1943 में महिषासुरमर्दिनी रेखांकन मायावती आश्रय जल रंग राम किंकर वैन शिल्प जल रंग 1950 में संथालों का लंबाई नृत्य जल रंग 1955 में बकरी ले जाते हुए बुद्ध जल रंग और चंडालिनी सिल्क और तुलिका में इन्होंने रेखांचित बनाए थे। नंद बाबूजी अवनीनाथ की जी के क्या थे, शिष्य में से एक थे। आप मास्टर मुसाय के भी नाम से ध्यान दीजिएगा। नंदलाल बोस जी को मास्टर मुसाय के नाम से भी जाना जाता था। नंदलाल बोस का जन्म 3 सितंबर 1882 ईस्वी को, ठीक है, बिहार के खड़गपुर में हुआ था। कहीं 82 कहीं 83 दिया है, लेकिन ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी सन जो है
मिस्टेक हो जाती हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है सन में। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब किताबों में देख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है बंगाल लोक कला से प्रेरित, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को सही से पढ़िए। राय कह रहा है कि बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित किया गया है? पोस्टर रंग, जल रंग, तैल रंग, टेम्परा रंग। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, टेम्परा रंग में ये बनाए थे। चलिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है यामिनी राय जन्मतः मतलब जन्म से ही लोक कला की तरफ आकर्षित थे। इनका जन्म 1887 में बांकुड़ा जिला के पश्चिम बंगाल में हुआ था। बंगाल लोक कला के प्रभावित यामिनी राय का चित्र तीन पुजारी ने, यहाँ पे पुरानी ने लिखा है, टेम्परा रंग चित्रित है। इनके अन्य चित्र ढोलक वादक, संथाल स्त्रियों भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर व बापू रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ शिशु का जो है प्रमुख चित्र इन्होंने अंकित किया है। यामिनी राय कभी भी वाद से नहीं जुड़ी, वह न किसी खास चित्रकार शैली का अनुकरण किया। ये किसी वाद से नहीं कि नव प्रभाव उत्तर पर, ये किसी वाद से नहीं जुड़ी थी, यानी आधुनिकवाद से जुड़ी। ये सिर्फ तो क्या था इनका, क्या है, और न ही ये किसी खास चित्रकार की शैली से भी जुड़ी थी। ये लोक कला को लेके जो समाज में हो रहा था उससे संबंधित जो है अपने देश के प्रति इन्होंने चित्र को अंकित किया था, लोक कला शैली संबंधित, सीधा समझिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए हम कौन सा क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल, ध्यान दीजिएगा, भित्ति चित्र किस स्थान पर बना हुआ है? जयपुर में, दिल्ली में, शांति निकेतन में, बड़ोदरा में। तो इसका आपको ध्यान से आंसर देना है। ये जो मीरा वाला चित्र जो नंदलाल बोस जी ने पैनल बनाए थे, ये बड़ोदरा में, कहाँ पे हैं? बड़ोदरा में। एकदम ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति बड़ोदरा में बना है। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्रकला भवन शांति निकेतन तथा बड़ोदरा के कृति मंदिर में देखने को मिलते हैं। सन 1942 ईस्वी में शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवारों को सजाने के लिए जलता देवदार और नटर पूजा भित्ति चित्र की रचना की। बसु ने चित्र सृजन के साथ साथ कला लेखन में सक्रिय योगदान दिए। शिल्पकला रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी क्या मुख्य रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, अच्छे से इसको फिर बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। हम बहुत अस्थाई से पढ़ाते हैं, पहली चीज़ को लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को अगर हम समझेंगे नहीं या हर बार पढ़ते हुए चले जाए तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अस्थाई से आप लोग पढ़े, अस्थाई से नहीं, अस्थाई से। कह रहा है 5वां कि किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो थे आपके कौन से कलाकार थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हास्य कलाकार चित्र का अंकन किए थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1916 और 18 के बीच हम गगनेंद्रनाथ टैगोर के काले सफ़ेद रेखांचित्र छवि व चित्र हास्य चित्र को ले सकते हैं, जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत सुंदर चित्र बनाए। पहले भाग में आरंभिक कृतियों को लेते हैं, परियों की कहानी तथा रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधित विषय। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर कृत जीवन स्मृति पर गणेन्द्रनाथ ने चित्र श्रृंखला को तैयार किए थे। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से इसको भी पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है देखिए ध्यान से, एक सेकंड। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र को सृजन किया था? छितिननाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा, असित सेन। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं के बारे में। कह रहा है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, जो 1901 से 1905 के दौरान बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज
शाहजहाँ के अंतिम दिन मुगल संयोजक रंगों अलंकारों को इन्होंने प्रस्तुत करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली तथा वास पद्धति का पिता का माना जाता है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली तथा वास पद्धति के पिता माना जाता है। सत्येंद्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली के चित्रकार थे। इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें संत कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। मंजीत बाबा का जन्म 1941 में पंजाब में हुआ था। ये कॉलेज पार दिल्ली के कला डिप्लोमा में किया और मंजीत बाबा का प्रिय विषय कृष्ण गोपी रहा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम अच्छे से कवर करते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को। कह रहा है कि संथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृति है? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रज्जा, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। तो ये जो आपकी थी कौन सी, यामिनी राय। किसकी थी? यामिनी राय जी की चित्र थी ये। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि संथाल महिला चित्र यामिनी राय ने बनाया। इनका जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। इनके प्रमुख चित्र निम्न हैं: ढोलक वादक, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु इनके प्रमुख चित्र हैं। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1950 में एशियस गैलरी न्यूयॉर्क में लगी थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ दिया हुआ है, इसको अच्छे से हम लोग देखते हुए चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा अनसट विनफील्ड हैवेल कौन थे? इनका शॉर्टकट में देखें तो लोग कहते हैं ईबी हैवेल। क्या कहते हैं? ईबी हैवेल के नाम से इनको पुकारते हैं। तो ओपेरा गायक थे, कला के इतिहासकार थे, पियानो वादक थे, या यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार थे। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है, बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ कर देना है। चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपके कला इतिहासकार थे। क्या थे? कला इतिहासकार थे। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सॉरी इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, तब अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए दिया है कि अनसर्ट, ठीक, विनफील्ड हैवेल, इनको कहते हैं ईवी हैवेल। ये अंग्रेजी कला इतिहासकार थे और इनका जन्म 1861 ईस्वी में वर्कसराय इंग्लैंड में हुआ था। दूसरी चीज़, ये कला इतिहासकार, कला समीक्षक 1884 ईस्वी में मद्रास पद पर जो है पद को संभाला। कौन सा? प्राचार्य पद को संभाला। कहाँ? किस विद्यालय में? मद्रास स्कूल ऑफ कॉलेज आर्ट में। और 1896 ईस्वी में कलकत्ता प्रचार पद पर हस्तांतरित कर दिए गए। ठीक है, पहले मद्रास में आए और उसके बाद कलकत्ता में आए। जब कलकत्ता में आए तो दिल खोल के कहें अमरीनाथ बाबू से कि आप लोग अपनी अपनी कला को जागृत करिए, अंग्रेजी कला छोड़िए। यही ऐसे कलाकार थे जो अंग्रेजी कला को दाबते हुए भारतीय कला को आगे बढ़ाने के लिए ग्रसित थे, और थे क्या? अंग्रेजी। ठीक है, तो ऐसे महान कलाकार हुए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि सत्येंद्रनाथ मजूमदार तकनीक के सिद्धस्त थे। किसमें थे? तेल में, जल में, वास में, टेम्परा में। तो ये फेमस थे किसमें? वास शैली में। किस शैली में फेमस थे? वास शैली में थे। चलिए देखते हैं। कह रहा है सत्येंद्रनाथ मजूमदार जल रंग वास तकनीक के सिद्धस्त थे। ये बंगाल शैली के संत कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। अवनींद्रनाथ अनेक इनके कला गुरु थे। अवनींद्रनाथ बाबू इनके कला गुरु थे। किनके? सत्येंद्रनाथ बाबू जी के। अर्थात इनके चेले कौन थे? सत्येंद्रनाथ बाबू जी थे। किनके? अवनी बाबू के। सत्येंद्रनाथ का जन्म 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। सन 1942 ईस्वी से उन्होंने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित विभाग के अध्यक्ष रहे। आपने चैतन्य महाप्रभु की जो श्रृंखला तैयार की वो अत्यंत कारुणिक और मर्मस्पर्शी हैं। उदाहरण के लिए चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में कृष्ण, प्रेम विभोर आदि
इनका चित्रित किया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से एकदम देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि छितेंद्र नाथ सॉरी नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय, जो नंदलाल बोस जो हरिपुरा में चित्र को बनाए थे, पैनल को बनाए थे, उनकी विषय के बारे में पूछ रहा है। आखेड़ था कि युद्ध था कि पशु पक्षी था कि व्यक्ति चित्र था। तो इसमें जो उन्होंने चित्र को बनाया था क्या था, व्यक्ति चित्र था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। क्या नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय व्यक्ति चित्र था। नंदलाल बोस कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजन की। पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा। सन 1937-38 ईस्वी में हरिपुर पोस्टर बनाए। हरिपुर कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया और पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया और स्वाधीन भारत के पांडुलिपि का अंकन भी नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ था। आगे देखते हैं। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। एक एक क्वेश्चन जो हमारा इतना महत्वपूर्ण है, आप लोग बस चीज़ों को समझिए। प्रश्न तो देख ही रहे हैं, उसके नीचे के चीज़ों को आप समझिए, बहुत बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कि यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, तैल में, वातिक रंग में, एक्रेलिक रंग में कि टेम्परा रंग में। तो ये आपका किस रंग में बनाया गया था, टेम्परा रंग में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र टेम्परा रंग माध्यम में बनाई गई है। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल सन 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। यामिनी राय ने समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने का श्रेय यामिनी राय को है, जिन्होंने लोक कला को अपनी मूल आधार बनाकर उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी। यामिनी राय भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया था। ध्यान दीजिएगा, जो यामिनी राय जी थे, भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग में, जो चीनी शैली था उस ढंग में बनाए थे इन्होंने। यामिनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी और फ्रांसीसी कला समीक्षक ए हरमोमेसियान ने यामिनी राय को महान समकालीन चित्रकार की श्रेणी में रखा तथा महान चित्र हेनरी मातिस ने इनकी क्या तुलना की, किससे, हेनरी मातिस से इनकी तुलना की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़िए इस चीज़ को। कह रहा है कि भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ था। रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, सैलोज मुखर्जी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस जी। ठीक, कौन, नंदलाल बोस जी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ था। नंदलाल बोस गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे और इन्होंने कूंची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगे भी हाथ में ले लिया। और नंदलाल बोस असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 में नमक आंदोलन में भाग लिया। इसी वर्ष उनके द्वारा चित्रित डांडी कूच बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण शैली में गिनी जाती है। नंदलाल बोस लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारतीय कला प्रदर्शनी आयोजन की। पुनः कब, 1937 ईस्वी में। चलिए, तो आप एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आपको 10 क्वेश्चन, एक प्रश्न पढ़ रहे हैं तो मेरे 8-9 क्वेश्चन आपका क्लियर होता चला जा रहा है। अगला देखिए, कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे। ध्यान दीजिए, अति यथार्थवाद से, घनवाद से, जंगलवाद से, तंत्रवाद से। तो किससे जुड़े थे, ये घनवाद से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं।
गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवाद आधुनिकता कला आंदोलन से संबंधित है। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था तथा इनका मृत्यु 1938 ईस्वी में जोरासांको कलकत्ता पक्षाघात के कारण हुई। 1922 ईस्वी में स्टेला कैम्ब्रिज ने सर्वप्रथम रूपम पत्रिका में अपनी लेख में गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र प्रकाशित किए तथा आपको एक भारतीय घनवादी चित्रकार कहा। इन चित्रों में छाया प्रकाश का नाटकीय प्रयोग है और आपने घनवादी चित्रों में सर्वप्रथम क्या घनत्व की अपेक्षा प्रकाश के गुणों को चित्रित करना अधिक रुचि समझा या उसमें अधिक रुचि ली। ठीक, और देखिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1921 में घनवादी प्रयोग भी किया जिनमें बिंब के रचनात्मक गुण, स्वप्नलीन अंतर्दृश्यों, अद्भुत वास्तु, संयुक्त पर्दों में नारियों के समूह, सीढ़ियाँ आदि को अत्यधिक महत्व दिया। टेम्पल क्यूबी सिटी इन द लाइट, द्वारिकापुरी, द स्पिरिट ऑफ द डॉन, मीटिंग इन स्टेरेक आदि कुछ ऐसे इनके चित्र पाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न से संबंधित जो इर्द गिर्द पूछता है एग्जामिनर वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया। व्यंग चित्र की बात कर रहा है। गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, के.एस. कुलकर्णी, के हब्बर। और व्यंग चित्र की बात करें तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। कह रहा प्रथम व्यंग चित्रकार बनाने वाले गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र कार्य पूर्ण रूप से समझने के लिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, दूसरे भाग में सन 1916 से 18 के बीच हम गगनेंद्र नाथ ठाकुर के काले तथा सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र और व्यंग चित्र ले सकते हैं। दूसरे पार्ट की बात कर रहा है, जो 5 पार्ट में से दूसरे पार्ट में ये चीज़ें दिखेगी आपको, जो उनकी परिवर्तनशीलता कला का परिचायक है। हास्य तथा व्यंग अभिव्यक्ति गगनेंद्र नाथ के 1917 में सृजित अद्भुत कैरिएचर में परिलक्षित होता है, जो कि लिथोग्राफी है। इनका 2 खंडों में वीरु वज्र तथा अद्वैत लोक में हुआ है। आगे देखते हैं। और आपने बाल साहित्य में भोर-बुदूर भी लिखा। बाल साहित्य क्या था? भोदूर बहादुर था। क्या था? भोदूर बहादुर था। और जीवन के अंतिम समय में आपने चित्रों में उद्वेलित मन की अभिव्यक्ति हुई। वस्तुतः आपने सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए जनवादी शैली का, यहाँ घनवादी होगा, घनवादी शैली का प्रयोग करके साहस व मौलिकता का परिचय दिया। ठीक, कुछ मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग होता है ना, जिस वजह से कुछ मिस्टेकें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आपको चीज़ें सही से मिलेंगी, परेशान मत होइएगा, गलत इसमें एक भी नहीं मिलेगा। आगे देखिए, कह रहा है वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन है? दशवंत, खान खाना, बसावन, अब्दुल रहमान चुगतई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगतई जी थे। ठीक, चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। वास चित्रण प्रमुख चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहमान चुगताई के वंशज मुगल शासन में भवन शिल्पी थे। जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल आदि के शिल्पकार थे। चुगताई अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे तथा आपने लंदन से छापा कला में भी प्रशिक्षण लिया और भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा आपने खान बहादुर का खिताब मिला था। चलिए आगे देखते हैं। चुगताई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के क्रोमोलिथोग्राफी के व्याख्यात रहे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले इसको आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि यामिनी राय ने किस चित्र शैली में अपने चित्र के लिए प्रेरणा ली? अपने चित्रों के लिए प्रेरणा ली। अजंता के चित्रों से, भित्ति चित्रों से, कि मुगल लघु चित्रों से, कि कैलेंडर चित्रों से, कि बंगाल के पट चित्रों से लिए थे? तो ये लिए थे अजंता के भित्ति चित्रों से लिए थे। किससे लिए थे? अजंता के भित्ति चित्र। यामिनी राय, एक सेकेंड,
सॉरी वो नंदलाल बोस जी लिए थे। यामिनी राय की अगर बात, ये लोक कलावादी थे, सॉरी गलती हो गया। देखिए ये लोक कलाकार थे ना ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला सही होगा। क्या बंगाल पटचित्र। ये जो थे पटचित्र शैली जो लोक कला में ये बहुत महान काम, ये लोक कला इनका फेमस है, ये लोक कलाकार थे। ठीक, इसीलिए जो है ये जो है पटचित्रों पर विशेष ध्यान, कपड़े पर चित्र को पटचित्र भी कहा जाता था। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यामिनी राय ने बंगाल के पटचित्रों से अपने चित्रों के लिए प्रेरणा ली। समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने का श्रेय यामिनी राय को है, जिन्होंने लोक कला को अपने मूल आधार बनाकर उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी। प्रारंभ में यामिनी राय पोर्ट्रेट पेंटिंग कला साधना की शुरुआत की, किंतु बाद में बंगाल की ग्रामीण लोक कला की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। और आगे देखते हैं। यामिनी राय ने पश्चिम बंगाल के अनुकरण पर बढ़ रही भारतीय कला को नया मोड़ दिया और माटी की गंध का अनुकरण कर विशुद्ध बंगाल लोक कला के रूप में अपने चित्रों के विषय को बनाया और उसमें चित्रांकन भी कराया। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है। कह रहा सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? राम कुमार द्वारा, रामेश्वर बूटा द्वारा, नंदलाल बोस द्वारा, विनोद विहार मुखर्जी द्वारा। तो अगर ये सही होगा ऑप्शन नंदलाल बोस जी द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नंदलाल बोस सती नामक पेंटिंग नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य बोस को उनकी भारतीय शैली के लिए जाना जाता था। उनकी कृतियों में भारतीय पौराणिक कथाओं, महिलाओं और ग्राम्य जीवन के दृश्य चित्र शामिल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। चलिए एक सेकेंड। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृत किसकी रचना है? किसकी बात कर रहा है? कुरुक्षेत्र की बात कर रहा है। असित कुमार हालदार, पारितोष सेन, जामिनी राय, नंदलाल बोस। तो कुरुक्षेत्र नामक चित्र की रचना की बात करें तो कौन किया था? तो आपको फटाफट आंसर देना है कि नंदलाल बोस जी। कुरुक्षेत्र के नामक चित्र नंदलाल बोस जी ने चित्रित किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया था। नंदलाल बोस के कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ने थे और नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुर कांग्रेस सम्मेलन पंडालों की सज्जा किए और बंगाल पटुआ कला के आधार पर इन्होंने क्या चित्र को बनाए और ग्रामीण देश किसानों के जीवन का चित्र किए थे। बोस के अन्य चित्र अरहर का पौधा, बकरी, सती का देह त्याग, चिता पर चढ़ता विधवा, सरस्वती आदि इनका प्रमुख चित्रांक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? असित कुमार हालदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। तो इसका आंसर हो जाएगा असित कुमार हालदार जी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कह रहा है क्या कि लेडी हरिंग्टन की अध्यक्षता में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार हुई थी और उस पे कार्य नंदलाल बोस के साथ भी किए थे। यह कार्य 1910 से 11 ईस्वी में हुआ, जो 1917 में आप बाघ की चित्रकला का निरीक्षण किया और 21 में उन चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की। सन 1914 में उन्होंने जोगीमारा के चित्रों की अनुकृतियाँ की और उस समय उस विषय पर खोज की और वे भारतीय चित्रकला को पुनरुत्थान बंगाल शैली के अग्रहिम कलाकार तथा अवनींद्रनाथ टैगोर के अग्रहिम शिष्य भी ये माने जाते थे नंद बाबू जी। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा? डब्ल्यू.जी. आर्चर, जैनसन, सर जॉन वुडरॉप, ई.वी. हैवेल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ई.वी. हैवेल्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या हमारा है।
कह रहा विदेशी होने के बावजूद भी ई.बी. हैवेल ने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। डॉक्टर ग्रियर्सन की बात ई.बी. हैवेल ने अंग्रेजी होने के बावजूद भी भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला के प्रभाव त्याग करने को कहा, उन्हें भारतीय संस्कृति के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ई.बी. हैवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने न केवल भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली अपितु आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान भी दिलाया था इन्होंने। चलिए, और ई.बी. हैवेल 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने चेन्नई कला विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला था। फिर सन 1896 ईस्वी में हैवेल को कोलकाता स्थानांतरण कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए को टाइपिंग मिस हुआ है, 30 पड़ गया है उसमें, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है। कह रहा है आपने परियों की कहानी काले सफ़ेद रेखांकित अमूर्त एवं घनवादित चित्र बनाए कौन कलाकार थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल डे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने परियों की कहानी काले सफ़ेद रेखांकित अमूर्त एवं घनवादित चित्र बनाए। गगनेन्द्रनाथ के चित्र कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे आपको जो है पांचों भाग यहाँ पे आपको क्लियर, इसके पहले हम एक प्रश्न पढ़े थे वहाँ पे पूरा नहीं क्लियर था। देखिए आपको पांचों भाग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं। पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को लेते हैं। परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि से प्रेम संबंधित विषय था। दूसरे भाग में सन 1916-18 के बीच हम गगनेन्द्रनाथ टैगोर के काले सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र, व्यंग्य चित्र को ले सकते हैं। तीसरे भाग में हम गगनेन्द्रनाथ के उन चित्रों को ले सकते हैं जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए थे। और चौथे भाग में उनके जो है अमूर्त चित्र को हम ले सकते हैं। कौन से? अमूर्त चित्र को। और पाँचवें भाग में हम गगनेन्द्रनाथ के घनवादित चित्र को सबसे लास्ट में 5वें भाग में ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए आपको 5 आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 कि रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाने किस उम्र में शुरू किया था? 60 के, 40 के, 67 के, 70 के। तो जब 67 के वर्ष के उम्र में थे तब इन्होंने चित्रांकन को शुरू किया था, चित्र बनाना। ठीक है, चलिए देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना जीवन के अंतिम चरण लगभग 67 वर्ष की अवस्था में शुरू किए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 2 मई 1961 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के ठीक जोड़ासांको में हुआ था और इनका मृत्यु 1941 ईस्वी में घर पे ही हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर चित्रण की आधुनिक शैली को अपनाया जिसे समन्वयात्मक शैली का नाम दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार कहा जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय कला का पितामह होने का गौरव भी प्राप्त है। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों का मुख्य विषय नारी को बनाया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1930 ईस्वी में पेरिस के पिगाल गैलरी में इन चित्रों की प्रदर्शनी हुई जो सफल प्रदर्शनी थी। साथ में 1932 ईस्वी में कलकत्ता तथा 1933 ईस्वी में बम्बई में भी इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की। भारतीय आधुनिक चित्रकारों में एकमात्र रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने साहित्य के लिए 1913 ईस्वी में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर 1919 ईस्वी में कला भवन तथा 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने किए थे। बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए थे अपने जीवन काल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छी चीज़ है, तभी ना फेमस है आज दिन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसीलिए मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाए थे? पोस्टर चित्र बनाए, व्यक्ति चित्र बनाए, बस चित्र बनाए, प्राकृतिक चित्र बनाए थे। तंबू में जो बनाए थे पोस्टर चित्र को इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में पोस्टर चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजन की और पुनः सन 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा तैयार की और सन 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर बनाए हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। नंदलाल बोस ने सन 1909 से 11 ईस्वी में अजंता तथा 1921 में बाघ गुफा चित्रों की भी प्रतिलिपि इन्होंने बनाई थी। चलिए और क्या चीज़ है। नंदलाल बोस ने कहा था कि हम प्राणों के पुजारी हैं। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बोस ने क्या बनाया, किस माध्यम से बनाया, पोस्टर रंग बनाए थे। नंदलाल बोस पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके चित्रों की रंगीन वृत्तांचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी और नंदलाल बोस प्रथम भारतीय चित्रकार है जिन्हें 1954 ईस्वी में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया था। रविशंकर रावल, सुनैना देवी, कल्याण सेन, नंदलाल बोस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी, शिव का विषपान नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। शिव का विषपान चित्र नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था। शिक्षा कला विद्यालय से ली और नंदलाल बोस के कला गुरु अमनी बाबू थे। नंदलाल ने अध्ययन काल में ही अजंता भित्ति चित्र की अनुकृति तथा कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर रेखांकन किए। सन 1922 में कला भवन अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1939 में बड़ोदरा कीर्ति मंदिर में इन्होंने भी भित्ति चित्र का निर्माण किया। नंदलाल बोस ने कारु संघ की स्थापना की जिसमें वह कलाकारों के जीविका उपार्जन जो होता है जीने के लिए, मतलब जैसे नहीं होता है कि जो है रह रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कुछ खर्चा भी होता है, उसको पाने के लिए इन्होंने खोला था ये। सन 1966 ईस्वी में नंदलाल बोस की मृत्यु शांति निकेतन में हुई थी और उनके प्रमुख चित्र सती का देह त्याग, भीष्म, एकलव्य, कृष्ण व अर्जुन आदि इनके प्रमुख चित्र थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है, भारत का पिकासो की बात कर रहा है। जासकीट को, अमृता शेरगिल को, यामिनी राय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इनकी बात की जाए तो यामिनी राय जी को भारत का पिकासो कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यामिनी राय को भारतीय पिकासो कहा जाता है। महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी और फ्रांसीसी कला समीक्षक हार्बो मेंसियान ने इन्हें महान कला समीक्षक चित्रकारों की श्रेणी में रखा, महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा और तथा महान चित्रकार हेनरी मातिस ने से इनकी क्या की, तुलना की इस कलाकार से, मातिस से। और भारतीय कलाकारों के उपनाम और उपाधियाँ जो दी गई थी इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि कला सम्राट किसको कहा जाता है, बीसी सान्याल। एकदम याद कर लीजिए, एक ठो जरूर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। कला सम्राट बीसी सान्याल, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई, मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक, मास्टर मोसाय शिवसिद्ध कलाकार नंद बाबू को और संत कलाकार सितिन्नाज मजुमदार जी को। ठीक, ये चीज़ें आप नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, ये सब चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिल पाएगी। क्या रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1920, 1922, 1925, 1919। रूपम की अगर हम बात करें तो रूपम जो था हमारा 1919 ईस्वी में, ठीक, प्रकाशन हुआ था। चलिए देखते हैं।
कह रहा 1907 ईस्वी में सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनी और नंद गगनेंद्र बाबू ने की थी। सन 1919 ईस्वी में ओसी गांगुली के संपादन कला पत्रिका रूपम प्रकाशित हुआ था, सन 1919 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन हैं? नंदलाल बोस, ईवी हैवेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ईवी हैवेल जी थे। कौन थे? ईवी हैवेल जी थे। ईवी हैवेल एक अंग्रेज कला समीक्षक थे। 1884 ईस्वी सर्वप्रथम चेन्नई कला विद्यालय में कार्यभार संभाले थे। फिर 1896 ईस्वी में कलकत्ता स्थानांतरित होकर वहाँ पे भी मतलब प्राचार्य के रूप में आए और यहाँ शिक्षक बाद में प्रिंसिपल बने। और ईवी हैवेल प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला 1908 ईस्वी में, भारतीय कला के आदर्श, भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट 1920 ईस्वी में, भारतीय कला में हिमालय और आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, पवित्र नगर बनारस, भारत में आर्यों का शासन। ये सब चित्र इन्होंने बनाए थे। कौन? ईवी हैवेल जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 28 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा वास्त तकनीकी के अंग्रेजी चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैन, अमृता शेरगिल, अब्दुल रहमान चुगतई। तो ये थे अब्दुल रहमान चुगतई जी थे। चलिए आगे देखते हैं। कल अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म 1897 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। अब्दुल रहमान के आरंभिक कला शिक्षक उस्ताद मीर बख्श थे। अब्दुल रहमान चुगतई ने कला की विधिवत शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय में शुरू की और अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षक मिली थी। चुगतई बंगाल वास्तु तकनीकी के अग्रणी चित्रकार थे। चुगतई को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है। चुगतई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। कह रहा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1915, 1920, 1907, 1910। तो ओरिएंटल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना सन 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में की थी। यह संस्था पुरातन और आधुनिक भारतीय एवं ओरिएंटल कला के ज्ञान को बढ़ावा देती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। ध्यान दीजिए, संथाल परिवार, जादूगर, चिल्ड्रेन, पार्थसारथी। तो ये था पार्थसारथी, नंद बाबू जी का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र पार्थसारथी है, जिसे 1912 ईस्वी में बनाया गया था। सन 1909 ईस्वी में चयनित काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए सती गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री एवं नौका विहार। सन 1910 ईस्वी में पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और अहिल्याद्वार चित्र बनाए। 1911 ईस्वी में धनुर्विद्या सिखाते द्रोण। 1913 में उमा की जल समाधि और शिव का विषपान आदि इनकी प्रसिद्ध चित्र है। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिक एनाटॉमी पुस्तक लिखी? ये ध्यान दीजिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ईवी हैवेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने ये चीज़ें पुस्तक को लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा कि अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षा, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि प्रतिभाओं के धनी थे। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथों में भारतीय शिल्प परिचय 1909 ईस्वी में, भारतीय खड़ांग 1914 ईस्वी में, बंगलार वृत्त 1919 ईस्वी में और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट इन अटामी इन्होंने चित्रित की थी। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था? शैलेंद्रनाथ डे, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, चितिन्द्रनाथ मुजुमदार। तो इसमें आपको आंसर देना है, कौन हो जाएंगे? चितिन्द्रनाथ मुजुमदार जी हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या कि चितिन्द्रनाथ मुजुमदार को संत कलाकार कहा जाता है। मुजुमदार जी का जन्म 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट एवं शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर पूर्ण की। मुजुमदार जी वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके चित्रों के विषय में भी धार्मिक है, जिसमें प्रमुख चित्रों में चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर चित्र श्रृंखला, गीत गोविंद, प्रसंग चित्र श्रृंखला इनकी प्रमुख हैं। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे से आप लोग समझिए। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है परीक्षा, बस पढ़िए और चीज़ समझिए और फटाफट इसको क्वालिफाई करिए, एक सीट अपना सुरक्षित करिए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने लकड़ी पर वर्निश का टेम्परा पद्धति से चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित की थी? मनीष डे, कैके हब्बर, असित कुमार हालदार, अमृता सेलगिल। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा असित कुमार हालदार जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असित कुमार हालदार का जन्म 1890 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल लापाड़ कोलकाता से ली थी। कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 1910 ईस्वी में लेडी हनिंगदम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस के साथ अजंता की प्रतिकृतियां तैयार की। 1914 ईस्वी में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ जोगीमारा गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की और 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस एवं सुरेंद्रनाथ कर के साथ बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की थी। और आगे देखिए, कह रहा कि हालदार प्रारंभ में बंगाल स्कूल की प्रचलित पद्धतियों पर अपनी कला का विकास हुआ। समयांतराल के साथ आपने तैल रंगों, टेम्परा, जल रंगों से विविध प्रयोग किए और कास्ट पर लाख की वर्निश का भी टेम्परा पद्धति में चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित की, जिसे लैंकर टेक्निक भी कहते हैं। लाइकनर टेक्निक बोलता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अंग्रेजी भी कभी कभी आपको बहुत कामगार सिद्ध, कभी कभी ये कुछ और चीज़ें दे देगा, तो इस चीज़ों को, इसको भी आप लोग ध्यान दिया करिए, इंग्लिश को भी। असित कुमार ने लकड़ी पर कार्य किया, इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। असित कुमार के प्रमुख चित्रों में अकबर का निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य एवं डाकू चित्र इनकी फेमस चित्रकारी थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे? तीनों चीज थे। असित कुमार हालदार, सैयद हैदर रजा, नारायण से धर्मेंद्र, बीसी सान्याल थे। ये जो असित कुमार हालदार जी थे। चलिए आगे देखते हैं। असित कुमार हालदार एक चित्रकार, कवि और संगीत आयोजक भी थे। असित कुमार की चित्रकला शैली गीतात्मक है, क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बंगाल में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोक की रचना की। असित कुमार ने अपने चित्रों में संगीत, ग्रामीण, बालक और बालिकाओं, संथाल और उसमें लोक नृत्य का भी उन्होंने अभिव्यक्त किया था। और देखिए, हालदार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाया। इन चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी इन्होंने ध्यान दिया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना क्या थी? कुटुम काटुम, भारत माता, कच्चम देवानी, निष्कासित यक्ष। तो इनका था कुटुम काटुम कुटुम था, जो लकड़ी पर बनाए थे इन्होंने। चलिए देखते हैं आगे। अवनींद्रनाथ का जन्म 7 अगस्त 1971 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्व बंगाल के जोड़ासांको प्रांत के एक ठाकुर परिवार में हुआ था। आरंभ में अवनींद्रनाथ इतालवी कलाकार गिलहर्दी से पेस्टल रंग तथा ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से रेखाचित्र का प्रशिक्षण लिया। अवनींद्रनाथ ने भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा के आधार पर बनाया। और देखिए क्या करते हैं। अवनींद्रनाथ एक कलाकार के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्य रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि प्रतिभाओं के धनी थे। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए अपने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाई, जिसमें अनेक प्रकार के मुखौटे, कार्टून कुटुम्ब शैली खिलौने, जिनमें पेड़ों की शाखाओं एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों का भी प्रयोग शिल्प रचना की इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुल्क राज आनंद, ई.बी. हैवेल, डब्ल्यू.जी. आर्चर, ओ.सी. गांगुली। तो इसके थे कौन? ई.बी. हैवेल थे। कौन थे? ई.बी. हैवेल जी थे। चलिए आगे देखते हैं। ई.बी. हैवेल 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य और 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। इनके सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जो बंगाली स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ई.बी. हैवेल ने भारतीय कला यस, इंडियन आर्किटेक्चर और आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के प्रकाशन किया। ई.बी. हैवेल 1920 ईस्वी में अपनी प्रारंभिक रचना संक्षिप्त संकल्पना हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नाम से प्रकाशित किया, जो 4 वर्ष बाद भारतीय कला में हिमालय पुस्तक को प्रकाशित किया। आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी? असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, ई.बी. हैवेल, वेंकटप्पा। तो अब ऊपर आप जस्ट पढ़े हैं, ई.बी. हैवेल जी थे। चलिए देखते हैं। कह रहा कि भारतीय कला के इतिहास को पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ई.बी. हैवेल अभिव्यक्ति की आवश्यकता को अनुभव करते हुए 1920 ईस्वी में अपने प्रारंभिक रचना संक्षिप्त संकलन हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नाम से प्रकाशित किया। 4 वर्ष बाद भारतीय कला में हिमालय प्रकाशित हुआ। इन्होंने 2 ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। एक लेख के रूप में अपने पहली पुस्तक ऐतिहासिक ही लिखी। वह पुस्तक 1905 ईस्वी में पवित्र नगर बनारस तथा दूसरा ऐतिहासिक विषय ग्रंथ में आर्यों का शासन और 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक, ये कब प्रकाशित हुआ? सन 1918 ईस्वी में। भारतीय मूर्तिकला, चित्रकला और भारतीय कला के आदर्श। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ई.बी. हैवेल का संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 में जोड़ासांको कोलकाता में हुआ था और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण नहीं किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भारतीय आधुनिक कला का प्रणेता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। क्या एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाला कलाकार के रूप में जाना जाता है? नंदलाल बोस, कृष्ण रेड्डी, मुकुल डे, चंचल बनर्जी। तो मुकुल चंद डे जो थे, ठीक है, यही एचिंग कला की अभिव्यक्ति शुरुआत में किए थे भारत में। चलिए थोड़ा देखते हैं। इस प्रोसेस में धातु की प्लेट को चाकू से काटने के बजाय अम्ल डालकर गड्ढे बनाते हैं, इसीलिए इसे अम्लांकन या एचिंग कहते हैं। एचिंग में कॉपर के प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एचिंग में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग भी किया जाता है। एचिंग को भारत कला अभिव्यक्ति के रूप में पहचान कराने वाले कलाकार मुकुल चंद डे जी थे। मुकुल डे को ड्राई पॉइंट एचिंग का अगुआ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुकुल चंद डे को ड्राई पॉइंट एचिंग का अगुआ भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है।
कह रहा कि हचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? कृष्ण लीला श्रृंखला से, उमर खयाम है, ठीक है, उमर खयाम है, उमर लिख दिया गया है, ये रंग है, उमर खयाम श्रृंखला है, शाहजादपुर भूदृश्य श्रृंखला है, अरेबियन नाइट श्रृंखला है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अरेबियन नाइट श्रृंखला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को कलकत्ता के जोड़सांकोई में हुआ। इन्होंने चित्रकार गिलहर्डी और चार्ल्स पामर से यूरोपीय चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की और जापान की वास्तु तकनीक के आधार पर नई शैली बंगाल शैली को जन्म दिया। हचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की अरेबियन नाइट श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो अंतिम क्वेश्चन है देखते हैं क्या है आज का। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किया गया था। ठीक, सॉरी कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण किया गया था। नंदलाल बोस ने, ठाकुर ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं। ये चित्रण करने वाला नंद बाबू जी थे, नंदलाल बोस जी थे। ठीक, चलिए देखते हैं। नंदलाल बोस ने सन 1917 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कलकत्ता में गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट का इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक। ये जो बंगाल शैली के कलाकार है, अभी तो और भी क्वेश्चन है जो आगे की वीडियो हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।